हम आज क्वांटम मैकेनिक्स 1 एमएससी फिजिक्स डीयू का ट्यूटोरियल सॉल्व करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि इफ़ अ प्लेन पोलराइज लाइट इज सेंट थ्रू टू पोलराइजर, द फर्स्ट एट π/4 to the original plane of the polarizer and the second π/2 to the original plane of the polarizer, what fraction of the original polarizer intensity passes through the last polarizer। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि हमने ऑप्टिक्स में पढ़ रखा है कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला आफ्टर एट एन एंगल थीटा डिग्री रोटेशन थ्रू द पोलराइजर जो होता है वो होता है कि आई होता है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे। पहले दिया हुआ है हमको π/4, नहीं, आई जो होता है वो होता है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट से हम जब पास करेंगे तो π/4 है तो आई नॉट बाई 2 हो जाता है, और जब सेकंड से पास करेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि जो फर्स्ट से π/2 पर है तो फर्स्ट वाला हमारा π/4 रोटेट किया, और देन जो π/2 पर है ओरिजिनल वाले लाइट से, तो जब आप डिफरेंस निकालेंगे कि π/4 से π/2 तक जाने में कितना रोटेशन होगा, वो π/4 का रोटेशन होगा। तो उस तरह हम निकालेंगे I1 आफ्टर पासिंग थ्रू वन पोलराइज़र, और कॉस स्क्वायर जो एंगल का डिफरेंस है तो हमारा मिलेगा I1/2, और I1 की वैल्यू I0/2 थी, तो हमारा जो फाइनल इंटेंसिटी मिलेगा वो I0/4 हो जाएगा। जब सेकेंड वाले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे तो दिया हुआ है व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द लीनियर ऑपरेटर से एल कैप, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर ऑपरेटर। तो डेफिनेशन ऑफ लीनियर ऑपरेटर जो होता है वो, अगर लीनियर ऑपरेटर की बात करें तो लीनियर ऑपरेटर इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ लीनियर मैपिंग इन लीनियर अलजेब्रा दैट मैप अ वेक्टर स्पेस इनटू इटसेल्फ। मतलब ये होता है कि किसी वेक्टर स्पेस की बात करें, लाइक हम R³ की बात करते हैं, Rn की बात करते हैं, तो वो खुद की मैपिंग खुद से हो, लाइक R³ वाला वेक्टर ही R³ वाले वेक्टर से डिफाइन होता है, मतलब एक दूसरे से मैपिंग होती है। लाइक इसमें बात करें कि अगर एल कैप को AU + BV पर ऑपरेट करते हैं तो A जो है वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाता है, और L जो है वो U पे ऑपरेट हो जाता है नॉर्मली। मीन्स जो कि एक साथ एडिशन में है वो एक एक करके ऑपरेट हो सकता है। तो ऐसे देख सकते हैं इसको। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है सेकेंड वाले क्वेश्चन में जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो बोला है कि आइडेंटिटी ऑपरेटर दिस विच प्रोवाइडेड दिस। तो हमें बताना है कि विच अमंग द फॉलोइंग A एंड B आर द लीनियर ऑपरेटर। तो फर्स्ट वाले को हम लोग देखेंगे। तो अगर हम लोग फर्स्ट वाले की बात करें तो ये ऐसे डिफाइन है, और अगर हम लीनियर ऑपरेटर चेक करना चाहते हैं तो हम ऊपर वाले डेफिनेशन को चेक करना होगा। तो A को अगर हम लोग AFX और B GX पे ऑपरेट करते हैं तो A कांस्टेंट है, और 1 को FX पे ऑपरेट करते हैं, 1 को GX पे ऑपरेट करते हैं तो ये आता है। तो हमें पता चलेगा कि हम इसको कंपोनेंट फॉर्म में ऑपरेट कर सकते हैं, तो ये एक लीनियर मैपिंग है। सिमिलरली हम लोग अगर B पार्ट की बात करें तो B पार्ट में हम देखा है तो इंटीग्रेटर ऑपरेटर दिया हुआ है। तो सिमिलरली जैसे कि हमको आइडेंटिटी ऑपरेटर था, वैसे इंटीग्रेशन की बात करें तो अगर हम लोग का कंपोजिशन फॉर्म में हो, जैसे AFX + B GX के फॉर्म में हो, ऐसा ऑपरेटर को इंटीग्रेशन के अप्लाई करते हैं तो ये सिमिलर वैल्यू देगा अगर हम लोग A और इंटीग्रेशन अप्लाई करें FX पे, B इंटीग्रेशन अप्लाई करें GX पे। तो ऐसा, क्योंकि इंटीग्रेशन एक एक कंपोनेंट पे भी अप्लाई करें तो सेम वैल्यू देगा, और अगर से पूरे पे अप्लाई करें तो भी सेम वैल्यू देगा। सिमिलरली अगर C पार्ट की बात करें तो कंसीडर ट्रांसलेशन ऑपरेटर T विच ट्रांसलेट L डिफाइनिंग बाय दिस, check that eigen function of T can be of form psi alpha x, which is this, where alpha is a complex and gx is a periodic with gl plus x is gx. What is the eigenvalue of T acting in psi alpha? अगर इसकी बात करें तो T जो दिया हुआ है हमारा ट्रांसलेशन ऑपरेटर, अगर हम लोग ट्रांसलेशन ऑपरेटर FX पे अप्लाई करते हैं तो FX + L आता है। अब दिया हुआ है कि अगर हम ट्रांसलेशन ऑपरेटर साई पे अप्लाई करें तो क्या आएगा, तो ये आएगा। तो
अगर हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं तो एक्स की जगह एक्स माइनस एल आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगर हम लोग अल्फ़ा एक्स माइनस एल और जी एक्स, हमें पता है कि जो जी एक्स है वो एक पीरियोडिक है विथ जिसका पीरियड एल है, तो जी एल माइनस एक्स को जी एक्स लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं इस पे, तो हमारा ई पे पावर माइनस अल्फ़ा एक्स, ई पे पावर माइनस अल्फ़ा एल और जी एक्स, ये जो वैल्यू है वो सेम है, मतलब ये एक आइगन स्टेट है। और टी कैप को ऑपरेट करते हैं जब इस पे, तो आइगन स्टेट सेम है, बट आइगन वैल्यू क्या आती है, ई पे पावर माइनस अल्फ़ा एल। थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कंसिडर अ 2 डायमेंशन फिजिकल सिस्टम विथ दिस एंड दिस एज अ स्टेट विथ विच इज़ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, लाइक वो आपस में परपेंडिकुलर भी है और उनका नॉर्म 1 भी है। अगर हम देखें ये दो हमारे स्टेट दिए हुए हैं। एन ऑपरेटर पी इज़ रिप्रेजेंटेड इन साई आई बेसिस एज अ मैट्रिक्स। अगर हमको इस ऑपरेटर को साई आई बेसिस में दिया हुआ है तो बोला है कि फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पी इन फाई आई बेसिस, तो फाई आई बेसिस में इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है। सो द ट्रेस एंड डिटर्मिनेंट ऑफ पी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ बेसिस। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारा जो पी है वो साई आई बेसिस में दिया हुआ है, तो इसका अगर आप आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालेंगे तो आइगन वेक्टर में साई 1 और साई 2 आएगा। तो अगर आप सॉल्व करेंगे इसे तो साई 1 आएगा हमारा 1 1 1 माइनस 1, और जिसको अगर आप नॉर्मलाइज करेंगे तो 1/√2 1 और -1 आएगा। सिमिलरली अगर हम लोग सेकेंड आइगन वेक्टर को सॉल्व करें तो 1/√2 और 1 आएगा। अब हमें क्या करना है कि फाई 1 जो डिफाइन था इसके कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हमको वो लिखना है। हमारी स्टेट क्या लिख ली, 1 और 0। फाई 2 को जब डिफाइन करेंगे तो 0 1 निकलेगा। नाउ अब हमें क्या करना है कि पी को ऑपरेट करना है फाई 1 पे। पी को जब ऑपरेट करेंगे फाई 1 पे तो हमारा 1 और ई इस कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली पी को जब ऑपरेट करेंगे फाई 2 पे तो हम लोग ई और 1 इस कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करने के लिए क्या करते हैं, फाई 1 और फाई 2 वाला कंपोनेंट रखो, इसके कोफिशिएंट को रो कॉलम के फॉर्म में लिखो। तो क्या है 1 और ई लिख दिया। सिमिलरली ई और 1 ई और 1 लिख दिया, जिसके बेसिस क्या है साई 1 और साई 2 है, ठीक है। और हमने फाई 1 और फाई 2 पर ऑपरेट किया है और ये हमारे मिले। इसको लिखते कैसे हैं, लाइक अगर कोई भी दो वैल्यू हैं, अगर हम लिखे पी फाई 1 और यहाँ पे पी फाई 2, तो हमारी वैल्यू एक कैसे आ रही है, इसको लिखे 1 ई 1 और यहाँ पे है फाई 1 और फाई 2। तो देखो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन आ रहा है और यहाँ पे ये मैट्रिक्स आ रहा है। एक अगर इसको अच्छे से लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स है उसको मैंने ऑपरेट किया एक साई पे, तो एक हमारी मैट्रिक्स आ रही है और सिमिलरली हमारा साई आ रहा है, तो हम कहेंगे इस मैट्रिक्स का साई आई बेसिस में रिप्रेजेंटेशन। नाउ अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, लाइक क्वेश्चन नंबर 4, इस वाले क्वेश्चन को आप चेंज ऑफ बेसिस का कॉन्सेप्ट पढ़ के भी समझ सकते हैं। तो यू कैन रीड चेंज ऑफ बेसिस, एक बुक है, अगर आप लीनियर अलजेब्रा की बुक देखें सॉम सीरीज़ की, तो वहाँ पे आपको इसका कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। नाउ अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो कंसिडर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस साई आई इन विच वी डिफाइंड फाई जो है वो इस कॉम्बिनेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। डिटरमाइन द कोफिशिएंट साई आई। नाउ डिफाइनिंग द ऑपरेटर दिस, इसको ऑपरेटर कहते हैं। सो ओ इज़ एन आइडेंटिटी ऑपरेटर सो डैट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनी ऑपरेटर टी इन स्टेट साई कैन बी डिफाइंड बाई दिस। नाउ दिस अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको अगर हम इनिशियली एक स्टेट डिफाइन करते हैं, जैसा कि दिया हुआ है कि अल्फ़ा जो है वो
हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि आई जो है वो कोफिशिएंट है और वो साई आई क्या है, एक बेसिस है। तो अगर हम किसी भी अनदर बेसिस लाइक जे से अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, जे वाले कंपोनेंट का इसके साथ इनर प्रोडक्ट होगा, और जे और आई दोनों का इनर प्रोडक्ट जो होता है वो साई आई जे होता है, डेल आई जे होता है। डेल जो होता है वो क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन होता है। सिर्फ हमको इनिशियली दिया हुआ था कि जो बेसिस है वो ऑर्थो नॉर्मल है। तो अगर हम बात करें कि दो अगर डिफरेंट बेसिस होंगे लाइक आई नॉट इक्वल टू जे, तो उनका जो इनर प्रोडक्ट होगा वो जे होगा। आई इक्वल टू जे, उनका जो इनर प्रोडक्ट होगा वो 1 होगा। अब ये जो प्रॉपर्टी होती है वो डेल आई जे द्वारा शो की जाती है। तो सिमिलरली हम इसको डेल आई जे भी लिख सकते हैं। तो मैंने इनके इनर प्रोडक्ट को डेल आई जे से रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ अगर हम आई और अल्फ़ा से ऑपरेट करते हैं, इनिशियली जो ऑपरेट स्टेट था वो आई के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में गिवन था। अगर आईएथ कंपोनेंट को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोएफिशिएंट का आईएथ कंपोनेंट हमें मिल जाता है। तो सिमिलरली अगर हम लोग अल्फ़ा को रिप्रेजेंट करें तो इन्हीं से हमको जो सी आई स्टेट मिला हुआ है उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं सी आई। नाउ बाय कंपैरिजन अगर हम दो ऑपरेटर को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, आइडेंटिटी है और देयर आइडेंटिटी है, तो इसको 1 डिफाइन करना है हमें। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि ये स्टेट है अल्फ़ा, ये भी स्टेट है अल्फ़ा। यहाँ पे कंपैरिजन करके देख सकते हो कि ये भी अल्फ़ा है और ये भी अल्फ़ा है। तो ये वाली वैल्यू क्या हुआ, 1 हुई। तो ये आप 1 लिख सकते हो कि किसी भी दो, एक ब्रैकेट और ब्रा का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो 1 होता है। इस आइडेंटिटी का यूज आप कहीं भी कर सकते हो। नाउ जो सेकेंड पार्ट था वो था हमारा वी शायद एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना था। तो टी को अगर आप लिखते हो दोनों तरफ आइडेंटिटी ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए हम लोग साई आई और साई स्टार ब्रा और किट से एक आगे और पीछे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने आइडेंटिटी ऑपरेटर से मल्टीप्लाई किया था, आइडेंटिटी ऑपरेटर से मल्टीप्लाई किया था, और हमारा ये साई कैट है और ये साई ब्रा है। तो ये जो कोएफिशिएंट मिलता है वो साई आई कोएफिशिएंट मिलेगा, ये जो कोएफिशिएंट मिलेगा वो साई जे कोएफिशिएंट मिलेगा, और जो ये है वो हमारा एक मैट्रिक्स बनेगा। तो इस तरह हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि ऊपर डिफाइंड था कि हमें डिफाइन करना है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू इस तरह निकाली जाती है, साई आई कोएफिशिएंट, साई जे कोएफिशिएंट और दिस मैट्रिक्स। नाउ अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें कि सो डैट फ्रॉम एनी सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर दिस इफ वन कंस्ट्रक्ट एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस दिस इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस। नाउ हमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये पूरा डेफिनेशन है ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। तो अगर आप ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस पढ़ते हैं, लाइक मैंने जो बुक बताई थी लीनियर अलजेब्रा की सॉम सीरीज, तो वहाँ से आपको ये पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा कि कैसे हम ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस डिफाइन करते हैं। कोई भी हमें बेसिस दिया हुआ है, बेसिस के कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, लाइक हमारे पास जैसे कुछ बेसिस दिए हुए हैं, एक वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर, A1 वेक्टर, सिमिलरली हमारा A2 वेक्टर, A3 वेक्टर। तो इन डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर से हम लोग कैसे ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर बना सकते हैं, तो उसका जो प्रोसेस होता है वो ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस होता है, और उसको आप डिफाइन कर सकते हो। नाउ अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूँ तो द पॉली मैट्रिक्स कैन बी कंसिडर एज एन ऑपरेटर विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्थोनॉर्मल बेसिस 0 and 1 इन 2D हिल्बर्ट स्पेस। 2D हिल्बर्ट स्पेस का मतलब होता है 2D स्पेस की बात कर रहे हैं हम लोग, और जिसमें दो वैल्यू होती हैं एज एन कॉलम। एक्सप्रेस ईच ऑफ द पॉली ऑपरेटर इन आउटर प्रोडक्ट नोटेशन। तो हमको पॉली मैट्रिक्स को आउटर प्रोडक्ट जैसे कि हमने डिफाइन किया था उसके फॉर्म में लिखना है। दूसरा दिया हुआ है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, find the eigenvector, eigenvalue and diagonalization process of the poly matrix, prove that this is not diagonalizable। क्वेश्चन नंबर 6 जो डिफाइन है,
अगर उसको बात करें तो पॉलीमेट्रिक्स, ये हमारे पॉलीमेट्रिक्स होते हैं। नाउ हमने बात की थी कि किसी भी मैट्रिक्स को इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक 0 0 0 1 1 0 और 0 1 1, ठीक है, क्योंकि ये जो कंपोनेंट होता है वो 0 0 होता है, ये जो कंपोनेंट होता है वो 0 1 होता है। इसको आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, लाइक 0 0 को आप मल्टीप्लाई करो, जो 0 0 है वो क्या है, 0 1 1 क्या है, इसको देखते हैं पहले। 0 जो है वो होता है 2D बेसिस में 1 0, और 1 जो है वो 2D बेसिस में होता है 0 1। अगर आप 0 0 को मल्टीप्लाई करें, लाइक 1 0 और 1 0, तो ये पहला वाला किट है 1 0, दूसरा वाला ब्रा है 0 और 1। अगर हम 0 0 की बात करें, जैसे कि मैंने बताया कि 0 जो होता है वो 1 0 होता है और 1 जो होता है वो 0 1 होता है। मैंने बेसिस डिफाइन कर दिया है कि 0 को हम लोग ये बोल रहे हैं और 1 को ये बोल रहे हैं, क्योंकि 2D बेसिस में जो बेसिस होते हैं वो 1 0 और 0 1 ही होते हैं ना। अगर हम 0 0 का इनर प्रोडक्ट करते हैं, आउटर प्रोडक्ट करते हैं, तो हमें 1 0 और 1 0, तो हमें ये मिलता है। सिमिलरली अगर आप 0 1 को करोगे तो ये मिलेगा, 1 0 को करोगे तो ये, और 1 1 को करोगे तो ये मिले। तो अगर रो एक्स को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, रो वाई को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो बोला था कि इनिशियल क्वेश्चन 1 में जो बोला था हमें कि द पॉली मैट्रिक्स कैन बी कंसिडर एज एन ऑपरेटर, दिस एक्सप्रेस द पॉली मैट्रिक्स इन इनर प्रोडक्ट नोटिस। तो हमने नोटेट कर दिया इसको। नाउ बी पार्ट को बात करें कि फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। अगर हम बी पार्ट की बात करें कि इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स निकालना है, तो अगर मैं बात करूं कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना, वो सिंपल है, आप कर सकते हो। नाउ अगर मैं डी की बात करूं, तो डी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रूव डैट दिस इज़ नॉट डायगोनलाइजेबल। डायगोनलाइजेबल की कंडीशन जो होती है, कोई भी मैट्रिक्स डायगोनलाइज कब होगा, तो अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं, अगर इसके वैल्यू के आइगन वैल्यू निकालूं, तो दोनों आइगन वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। कंपेरिजिंग दिस टू वी हैव सेम आइगन वेक्टर, तो हमारे पास सेम आइगन वेक्टर होगा। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो डायगोनलाइजेशन होता है, तो डायगोनलाइजेशन ऑफ ए इस तरह करते हैं, पी जो होता है वो आइगन वैल्यू वेक्टर मैट्रिक्स होता है ऑफ आइगन ए का। तो अगर हमारे पास सेम आइगन वेक्टर हैं और अगर हम पी को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास सेम कॉलम आएगा, बिकॉज ऑफ द सेम आइगन वेक्टर टू हैव सेम कॉलम। तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। सो द मैट्रिक्स नॉट बी डायगोनलाइजेबल। क्यों? क्योंकि हमें पी इनवर्स की भी ज़रूरत है। पी इनवर्स करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, और अगर डिटर्मिनेंट ही 0 है तो हम क्या कहेंगे कि ये कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता है जो डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स है। अब डिटर्मिनेंट 0 क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो 2 कॉलम है वो सेम है, और अगर हम किसी मैट्रिक्स के 2 कॉलम सेम हो तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। नाउ अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि कंसिडर 2 वेक्टर दिस एंड दिस। हमारे पास ये एक हमारा मॉड दिया हुआ है जिसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, W को भी उसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। प्रूव द कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। ये कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है। प्रूव ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, देखो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द इनइक्वालिटी टू बिकम इक्वालिटी। नाउ अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, तो फर्स्ट एंड बी ये सिंपल डेफिनेशन है और ये आपको उस बुक में मिल जाएंगे, और आपको कहीं भी ये प्रूव है वो सिंपली, तो ये आप प्रूव कर सकते हो। ना मैं अगर बात करूँ सी पार्ट की कि इक्वालिटी होल्ड व्हेन वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट, जैसे कि U इज इक्वल टू KW। तो सी जो पार्ट में पूछा गया था वो पूछा था कि demonstrate the necessary and sufficient condition for this inequality to become equality। तो अगर आपस में वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे
तभी ये क्या होगा, इक्वल होगा। लाइक दोनों का कोफिशिएंट बाहर निकल जाएगा और दोनों का जब मॉड करोगे तो वो सेम वैल्यू देगा। नाउ अगर मैं डी की बात करूँ कि सपोज वी इज एनी नॉर्मलाइज स्टेट वेक्टर एंड दिस इज एनी सेट ऑफ एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वेक्टर, देन यूजिंग कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी हमें ये प्रूव करना है। डी वाले को सॉल्व करते हैं। डी वाला हमारा जो पार्ट है वो यही होती है टेंशन। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8A। क्वेश्चन नंबर 7D पार्ट को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। आई विल इन अनदर ट्यूटोरियल। अगर हम 8A पार्ट की बात करें कि प्रूव दैट द आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशन ऑपरेटर आर रियल। तो फर्स्ट वाली बात करें कि अगर हम एच ऑपरेटर को अल्फ़ा पे ऑपरेट करते हैं तो एक वैल्यू आती है और अल्फ़ा नाउ हम लोग लेट कर लेते हैं कि अल्फ़ा के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू है वो 8 है। अगर हम लोग इस पे ऑपरेट करते हैं हर्मिशन ऑपरेटर को तो अल्फ़ा डबल डैश स्टार, क्योंकि हम लोग ब्रा पे ऑपरेट कर रहे हैं। नाउ अगर हम बात करें कि अगर मैं दोनों फर्स्ट वाले में इस अल्फ़ा डबल डैश ब्रा से और सेकेंड वाले में अल्फ़ा डैश किट से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमें 3 और 4 की इक्वेशन मिलती है। नाउ अगर हम लोग 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये सेम वैल्यू है, तो हमें 0 वैल्यू मिल जाती है और अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा डबल डैश और हमारी ये वैल्यू मिल जाती है विच इज़ नॉन ज़ीरो, क्योंकि ये ऑर्थो नॉर्मल है। सो अगर मैं डिफाइन करूँ कि अगर अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा डबल डैश 0 हो तो क्या होगा, अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा डबल डैश स्टार। तो ये कब होगा, अल्फ़ा डैश की वैल्यू अल्फ़ा डबल डैश स्टार के वैल्यू के रियल कब होगी, जब दोनों आपस में रियल होंगे। कॉम्प्लेक्स वैल्यू की वैल्यू इक्वल तभी होती है जब आपस में वो रियल होते हैं। तो वे आइगन वेक्टर ऑफ अल्फ़ा एंड अल्फ़ा डबल डैश आर ऑर्थोगोनल। तो हम लोग कहेंगे कि अगर अल्फ़ा और अल्फ़ा डैश आपस में ऑर्थोगोनल है तो इनकी वैल्यू क्या होती है, रियल होती है। नाउ सेकेंड वाले पार्ट में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि प्रूव डैट ऑल आइगन वैल्यू ऑफ यूनिटरी ऑपरेटर लाई इन यूनिट सर्कल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स पेन इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ यूनिटरी ऑपरेटर। तो मैं बी पार्ट की बात करता हूँ 8 के। तो 8 के बी पार्ट की बात करते हैं तो यूनिटरी ऑपरेटर क्या होता है। यूनिटरी ऑपरेटर को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, यू डैश डैगर यू इज इक्वल टू आइडेंटिटी लाई ऑन अ यूनिट सर्कल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स पेन मीन फॉर एवरी लैम्डा। हम जानते हैं कि कोई भी ऑपरेटर आइगन वैल्यू को सेटिस्फाई करता है तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ यू डैगर और यू इज इक्वल टू 1, तो बाय यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम ये आइगन वैल्यू को भी सेटिस्फाई करेगा। तो लैम्डा स्टार लैम्डा इज इक्वल टू 1 मतलब मॉड लैम्डा इज इक्वल टू 1, क्योंकि प्रूव होता है कि मॉड किसी भी वैल्यू ऑफ आइगन वैल्यू के लिए जो उनका मॉडुलस है वो 1 है। तो मॉडुलस 1 है मतलब वो कि एक सर्कल पे लाई करेगा। अगर मैं 8C पार्ट की बात करता हूँ कि सो दैट द आइगन वैल्यू ऑफ प्रोजेक्शन ऑपरेटर कैन बी 0 और 1। 8C की बात करते हैं, अ प्रोजेक्शन ऑपरेटर P ऑन अ हिल्बर्ट स्पेस इज अ लीनियर ऑपरेटर दैट प्रोजेक्ट एनी वेक्टर ऑन अ सब स्पेस। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि इट्स सेटिस्फाइड टू फंडामेंटल प्रॉपर्टी। पी स्क्वायर की वैल्यू पी होती है, पी जो होता है वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर होता है। तो अगर पी स्क्वायर माइनस पी करें इक्वल टू 0, कैले हैमिल्टन थ्योरम से ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये लैम्डा को भी सेटिस्फाई करेगा। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा अगर डिफाइन करें तो लैम्डा की वैल्यू 0 और 1 आएगी। नाउ अगर मैं सेकेंड पार्ट की बात करूँ कि हर्मिशन ऑपरेटर, ये हर्मिशन भी होता है। तो दो चीज़ें होती हैं, एक पी स्क्वायर की वैल्यू पी होती है
और एक पी डायगोनल वैल्यू पी होती है। तो एक्शन ऑफ अ प्रोजेक्शन ऑपरेटर, सपोज वी वांट टू प्रोजेक्ट अ वेक्टर psi on a subspace. This psi is a normalized vector spanned on a subspace. देन प्रोजेक्शन ऑपरेटर डिफाइन कैसे होता है? प्रोजेक्शन ऑपरेटर इसे कहते हैं आउटर प्रोडक्ट, और किसी भी साई पे ऑपरेट करेंगे तो इस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। इन क्वांटम मैकेनिक्स, प्रोजेक्टिंग अ स्टेट वेक्टर ऑन टू इनटू द आइगन स्टेट गिव पार्ट ऑफ द स्टेट दैट लाई इन दैट आइगन स्टेट। एक वेक्टर का एक ऑपरेटर में सेम स्टेट में कितना पार्ट है या उस स्टेट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब किसी भी स्टेट में अनदर स्टेट की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उससे हम लोग प्रोजेक्शन ऑपरेटर से निकाल सकते हैं। नाउ अगर मैं बात करूं कि प्रूव दैट टू आइगन वेक्टर ऑफ हर्मिशन ऑपरेटर विथ डिफरेंट आइगन वैल्यू आर ऑर्थोगोनल। तो जैसा कि मैंने 8 के फर्स्ट में बात किया था, तो 8 के सेकेंड वाले में भी बात कर सकते हो। अगर आपस में वो इक्वल नहीं होते हैं तो क्या होगा? ये अनइक्वल है तो इसकी वैल्यू नॉन जीरो आ गई, तो क्या होगा? इसको जीरो होना पड़ेगा। अब ये जीरो कब होगा? जब वो आपस में अनइक्वल होंगे और ऑर्थो नॉर्मल होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि हर्मिशन ऑपरेटर के जो आइगन वेक्टर होते हैं फॉर डिफरेंट आइगन वैल्यू, वो क्या होते हैं? ऑर्थो नॉर्मल होते हैं। नाउ अगर मैं बात करूँ ई पार्ट की, इज मोमेंटम ऑपरेटर अ हर्मिशन ऑपरेटर? प्रूफ फॉर एनी आंसर। तो ई पार्ट में क्या लिखा रखा है कि हमको बताना है मोमेंटम ऑपरेटर के बारे में। तो हम जानते हैं कि मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है। मोमेंटम ऑपरेटर एक क्वांटम में है, और क्वांटम में सभी ऑपरेटर लीनियर होते हैं और हर्मिशन ऑपरेटर होते हैं। हर्मिशन ऑपरेटर मीन्स कि अगर भी किसी भी वैल्यू पर किसी भी स्टेट में मोमेंटम ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं तो एक वैल्यू आती है और स्टेट आता है। मीन्स कि मोमेंटम ऑपरेटर हर्मिशन इसलिए है क्योंकि मोमेंटम ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग हर स्टेट में ऑर्थोगोनल भी होता है एंड ऑर्थो नॉर्मल भी होता है। और मेन जो बात है वो रियल ऑर्थो हर्मिशन ऑपरेटर रियल की, कि किसी भी स्टेट पे अगर मोमेंटम ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं तो एक रियल वैल्यू आती है और एक स्टेट आता है। तो किसी भी स्टेट पे आप ये डिफाइन कर सकते हो। और ये भी है कि क्वांटम ऑपरेटर सभी क्या होते हैं? लीनियर होते हैं और हर्मिशन ऑपरेटर होते हैं।